नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और हमारी ये महाभारत एक्सप्रेस जो रामेश्वरम से शुरू होकर अयोध्या तक का सफर कर रही है, आज हम पहुंचे हैं गौतम बुद्ध नगर में। ये ऐसी सीट है, ये ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिस पर निगाह सबकी बनी हुई है और यहां से मौजूदा सांसद भी हैं और इस बार बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है। क्योंकि आपने जिस बिजी शेड्यूल में और इस तपती गर्मी में मैं देख रही हूं सुबह से लगातार आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, धन्यवाद उसके लिए। और शुरुआत में उसी से जिसको लेकर आजकल चर्चा बहुत हो रही है, उसी सवाल से करती हूँ कि 400 पार का ये जो नारा आप दे रहे हैं, वाकई मतलब इसमें कुछ दम है या सिर्फ जुमला भर है जो विपक्षी कह रहे हैं? देखिए, पिछले बार हम लोगों ने 303 सीटें हमारी थी। ऐसी बात है, हर बार हम उस परफॉर्मेंस को और बेटर करना चाहते हैं। 370 क्यों हुई, फिर 400 क्यों हुई? 370 फिल्म देखी आपने? नहीं, 370 तो 370 वर्ड वहां से निकल कर आया और उसके साथ प्रधानमंत्री जी का नाम इस तरह से टैग हो गया कि उस काम को शायद प्रधानमंत्री जी के सिवा कोई और उसकी सोच और कल्पना भी नहीं कर सकता था। जिस बड़े काम को उन्होंने कर दिया, ये लोगों के दिल को छू गया। और 370 से ऊपर जब आया कि तो ऐसी बात है कि 400 पार, इसका मतलब 400 पार कर पार्टी का हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि पार्टी के प्रति लोगों में प्यार बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोग एक अपने नेता के रूप में, एक परिवार के मुखिया के रूप में, गार्जियन के रूप में, एक मेंटर के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, न जाने किस किस रूप में लोग उनको प्रेम करते हैं, उनके प्रति सम्मान दिखाते हैं। तो ये उनके प्रति उनकी श्रद्धा और समर्पण का एक भाव लोगों के दिल में आया कि अब की बार 400 पार नहीं और भी ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, मैं क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है एनसीआर का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, दिल्ली के बॉर्डर पर है और चुनाव में मैं त्रिपुरा का प्रभारी हूँ, आज भी हूँ, और साथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश में कई जगह वहाँ गया हूँ। आप समझिए कि जहाँ वहाँ गया तो मैंने देखा लोगों का प्यार बहुत बेअथाह था। जनता का मूड क्या है? आप लगातार लोगों के बीच घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, क्या लग रहा है? मतलब इस बार हैट्रिक की तैयारी है आपकी या कुछ? बिल्कुल, मेरे प्रधानमंत्री जी भी हैट्रिक लगा रहे हैं और हम भी लगा रहे हैं। आप भी लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं। इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस मेरे प्रधानमंत्री जी ने सिखाया है कि उत्साह तो रखिए, लेकिन अति उत्साह ऐसा ना हो होश में जोश में हम होश खो बैठे, तो उसका नहीं है। लगातार प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि मैं इस आयु में पूरे एक कोने से देश के कोने तक किस तरह से वो राजनीतिक व्यवस्थाओं से लेकर सामाजिक व्यवस्थाओं में अपनी सहभागिता रखते हैं। वो रोल मॉडल है, वो प्रेरणा स्रोत है औरों की। और कहते हैं ना, प्रेरक चरित्र ही प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। हर कार्यकर्ता उनसे सीखता है। जब हमारा प्रधानमंत्री इतनी मेहनत कर रहा है, सब माने बैठे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, मोदी के नाम का सब कुछ आ रहा है, लेकिन क्या उस आंधी और तूफान से किसी गाड़ी के पहिए में हवा भर सकती है क्या? हमें पंप बनना पड़ेगा। ये मेरे प्रधानमंत्री जी का ही शब्द है। तो हम सब लोग पंप बनकर उनके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, हम क्योंकि नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर का प्रतिनिधित्व आप कर भी रहे हैं और इस बार एक बार फिर से तैयारी आप कर रहे हैं। मुझे बताइए कि राजपूतों को लेकर एक ऐसा मतलब माहौल है कि वो नाराज चल रहे हैं आप लोगों से, नाराजगी भारी तो नहीं पड़ेगी? देखिए, विपक्ष के लोगों को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता ना, आजकल ये सोशल मीडिया का युग है। आपके हाथ में अपनी टूल किट, अपने हाथ में अपना, आप कुछ भी लिख दीजिए उस पर। राजपूत हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, राजपूत आज भी है, राजपूत आगे भी रहेगा। ये जो लोगों को जिनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, वो बाकायदा सोची समझी साजिशन इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं? कोई नहीं। मैं अपने क्षेत्र में, मेरा क्षेत्र राजपूत बहुल क्षेत्र माना जाता है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जबकि प्रत्याशी भी मेरे अगेंस्ट जो बहुजन समाजवादी पार्टी का राजपूत है, विधायक रह चुका है। लेकिन जिस पार्टी को प्रत्याशी ढूंढने में 3-3 बार बदलने पड़े हों, दोनों पार्टियों को 3-3 बार प्रत्याशी ढूंढने पड़े हों, दोनों पार्टियों के कैडर पार्टी के नहीं, वो कांग्रेस से लाए, दोनों प्रत्याशी कांग्रेस से आए हुए हैं और 3 बार बदले जा चुके हैं, और जो जिनका ना कोई भविष्य है, ना कोई इतिहास है, और फिर सबसे बड़ी बात, उनका पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। पार्टी अगर मान लो, पहली बात तो लोग क्या इतने समझदार नहीं है कि अगर वो प्रत्याशी, पहली बात तो प्रत्याशी ही नहीं जीत रहे। हमारा और पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में पिछले बार का जो अंतर हो 5 लाख से ज्यादा का है, उस गैप को कौन फिल करेगा? दूसरी बात, उनकी पार्टी का भविष्य कुछ नहीं है। क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार में नरेंद्र मोदी जी के सिवा कोई और भी है क्या?
कोई है ही नहीं, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। हर एक के दिल में एक ही नाम होता है कि हमें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। चलती बस में झटके लगना लाजमी है। ऐसा तो नहीं है कि इस बार झटका आपको भी लगने वाला है, कहीं पर कोई मामला फंसा हुआ लग रहा है या मुझे कोई 1% भी मुझे कहीं कोई संदेश मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम यूपी में और यूपी में आप 80 में से 80 जीतने का दावा कर रहे हैं। वाकई इतना आसान है ये? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जान तो हर कोई लगा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश का माहौल ऐसा बन चुका है। हाँ। जो पार्टियां यहाँ उत्तर प्रदेश में हैं, कहाँ है उनकी स्थिति, किस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं वो, क्या उनका इतिहास है, क्या उनका भविष्य है, क्या उनमें से कोई भी जो नेता है दोनों पार्टियों के, समाजवादी और बसपा में कह देता हूँ, क्या वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है? और जो वही प्रधानमंत्री पद की दौड़ में, इसी बात का फायदा तो नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। हाँ। हमसे, मैं भी किसी गांव में जाता हूँ कि नाराज होते हैं कि आप आए नहीं। मैंने कहा, मान लिया मुझसे नाराजगी है मेरे प्रधानमंत्री से, तो हाँ जी, प्रधानमंत्री जी को तो वोट हम बनाएंगे फिर से। हाँ। तो मैंने कहा, मेरा काम तो चल जाएगा। वैसे मैं बता दूं, 1206 गांव है मेरी लोकसभा में, 26,75,000 वोट है। हाँ। और 1206 में से 1146 गाँव को मैं विजिट कर चुका हूँ। मैं पिछले साल भर से इस काम में लगा हुआ हूँ। 582 हाई राइज सोसाइटियां 30-30 मंजिली हैं, उनमें से 536 सोसाइटियों में मैं पर्सनली विजिट कराया हूँ। तो लोगों को ये भी शिकायत नहीं है। मैं कभी अपना दिल्ली में, मुझे एक सरकारी घर मिला हुआ है, मैं उसमें कभी आज तक नहीं रहा। मैं अपना नोएडा में अपने लोगों के बीच रहता हूँ, उनके सुख दुख में रहता हूँ। मेरा पेशा एक अस्पताल का डॉक्टर का, पत्नी डॉक्टर है। आपने तो 2.5 दशक तक स्वास्थ्य क्षेत्र में काम भी किया है। मुझे 41 साल हो गए नोएडा में। हाँ। एक चिकित्सक के नाते, एक सोशल वर्कर के नाते, एक पॉलिटिशियन के नाते, सभी लोगों से मेरा प्यार है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने भी कुछ ना कुछ तय किया होगा। आपने बोला आप जनता के बीच लगातार जाते हैं। इस बार जीतेंगे तो कौन सा वो काम जो जनता को समर्पित? देखिए, मुझे खुशी है कि मेरे क्षेत्र में मैं शायद जितने काम मेरे प्रधानमंत्री और मेरे मुख्यमंत्री जी की वजह से आ पाए, 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हम अपन क्षेत्र में ले आए। अकेला चेवर एयरपोर्ट वही काफी है। साथ में 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, इंडिया का तो ऑफकोर्स सबसे बड़ा है ही। 12,000 करोड़ की लागत से पावर प्लांट जहाँ बना है। हाँ। और साथ में मेट्रो का जाल, पेरिफेरल हाईवेज कनेक्टिविटी जितनी मेरी कंस्टिट्यूएंसी को मिली उतनी शायद किसी और को नहीं मिल पाई। ईस्टर्न पेरिफेरल में मुंबई कॉरिडोर, दिल्ली लखनऊ कॉरिडोर, इन सब का समागम यहाँ पर है। तुम्हारा बुड़ाकी का रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन का एक हब यहाँ पर बना है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना यूपी में इन्वेस्टमेंट, उसका 26% इन्वेस्टमेंट खाली नोएडा में हुआ है, गौतम बुद्ध नगर में हुआ है। हाँ। फिल्म सिटी। हाँ। इतने कुछ काम मेरी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुए हैं। नोएडा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर व्यापारियों को एक थोड़ी सी उनकी प्रॉब्लम ये है कि जो नीतियां हैं जो उनके कारोबार से जुड़ी हुई हैं वो थोड़ी भारी हैं, मतलब उसमें वो बहुत ज्यादा सहज महसूस नहीं करते। तो इसके लिए भी आपका कोई प्लान है कि उसे भी आसान किया जाएगा? हम लोगों ने जिस सिंगल विंडो सिस्टम को किया है। हाँ। जीएसटी शुरू में लोगों को लग रहा था कि शायद ये कोई उन पर थोप दिया गया है। अब उन्हें लगने लगा है कि हाँ भाई, इतनी तरह के टैक्स के इंस्पेक्टर आते तब सिर्फ एक टैक्स, और उस टैक्स के बाद भी उसका कौन ऑब्जर्वर है, कौन उसे मॉनिटर कर रहा है, दैट इज अगेन ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम। सो आई थिंक पीपल आर मोर देन हैप्पी। इनिशियली सम रिजेंटमेंट था व्यापारियों में, लेकिन अब वो व्यापारी, फिर सबसे बड़ी बात है, व्यापारी लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत, उसको सबसे बड़ी अपनी सेफ्टी एंड कानून की जो सिचुएशन है उसमें योगी जी ने इस क्षेत्र में कमाल कर दिया है। ये क्राइम जोन था, भयंकर पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्राइम जोन यही था, लेकिन आज उस क्राइम जोन में इतना परिवर्तन आ गया है कि बहन बेटियां रात को 12 बजे 2 बजे यहाँ पर आप देख रहे हैं शहर में कितना बदलाव हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइएगा कि इस बार आपका टारगेट क्या है? क्योंकि विपक्ष आप लोगों पर यह आरोप लगा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ हवा बनाने की जुमलेबाजी कर रहे हैं 400 पार। डॉक्टर महेश शर्मा अपने क्षेत्र में क्या चाहते हैं कि आपका मार्जिन बढ़े या रिकॉर्ड जीत इस बार दर्ज करने वाले हैं? क्या तैयारी आपकी? देखिए, हर एक का ये शौक होता है, लालच होता है कि मैं पिछले बार से बेहतर परफॉर्मेंस करूं। अब मेरा भी वही है कि पिछले बार हम लोग 3,35,000 वोट से जीते थे। इस बार हमें उम्मीद है उससे बेहतर परफॉर्मेंस हम करेंगे। दोनों प्रत्याशी जो हैं मेरे सामने हैं, उनकी पार्टी, उनकी नीतियां, उनका पिछला बैकग्राउंड इतना पुअर है, इतना खराब है कि मुझे उम्मीद नहीं है कि वो कहीं भी खड़े हो पाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि ये तो ट्रेलर है, इस बार आएंगे तो एक नई दिशा देश को देंगे। आपके मुताबिक वो क्या है?
क्योंकि आप लोग तो कहते हैं ना ऑलरेडी हम लोग बहुत बेहतर उस पर हैं इस वक्त। देखिए, प्रधानमंत्री जी के साथ मैंने 4 मंत्रालयों में उनके साथ 5 साल काम किया है, उनके सानिध्य में। मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि पहली बार के सांसद को स्वतंत्र प्रभार मिनिस्ट्री दी। और हर वक्त वो प्रधानमंत्री देश के लिए सोचते हैं, हर उनके लिए परिवार है तो पूरा देश है, गरीब के लिए सोचते हैं, गरीब कल्याण के लिए सोचते हैं। उनका वे ऑफ मैनेजमेंट इतना स्मार्ट है। मैं एक बार किसी शिलान्यास के लिए पहुंच गया, उन्होंने कागज वापस फेंक दिया, कहते कुछ नहीं, शिलान्यास के साथ साथ इससे उद्घाटन की तारीख साथ लेके आओ। 16-18 घंटे जो व्यक्ति काम करता हो, मैंने उनको कभी आज 4-4 घंटे की कैबिनेट मीटिंग में कभी झपकी आते, कभी जमाई आते, कभी टॉयलेट आते तक नहीं देखा। तो कुछ ईश्वरीय देवीय शक्ति उनके पास है और वह देवीय शक्ति उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दी है। मैं उनके गांव जो था वडनगर, जो गुजरात का गांव था, उसका जीर्णोद्धार का जिम्मा भी मैंने लिया। मैंने कहा जिस गांव को इन्होंने जहां पैदा हुए, बड़े पले, अब इतना सामान्य जीवन था, मुझे लग नहीं रहा था कि जिस छोटी से कमरे में बैठ के पढ़ते थे, जिस लाइब्रेरी में पढ़ते थे, जिस छोटे से तालाब में नहाते थे, वो इतना सामान्य जीवन था। परिवारजनों से मिला तो उनके मन में कहीं ये भाव, अहम भाव ही नहीं था कि हमारा भाई प्रधानमंत्री है। इतना कुछ है, इतनी सादगी, इतनी ऑनेस्टी, इतनी हार्डवर्किंग, इतनी विजनरी, इतने इनिशिएटिव टेकर्स। मतलब कौन सा ऐसा गुण है जो एक इंसान में हो सकता है, वो उनमें नहीं है। अभी एक आपका वायरल हुआ था बयान हाल ही में, जब आपने कहा कि जो मोदी योगी को नहीं मानता वो अपने परिवार को, वो अपने पिता को क्या मानेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसको लेकर काफी विपक्ष ने इसे देखिए, विपक्ष ने क्यों नहीं चलाया इसको? हाँ। हमने कहा कि जिस मोदी योगी ने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, वहां उस सभा के अंदर सभी लोग बैठे थे। वहां हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, शेड्यूल कास्ट भी थे, सभी कैटेगरी के लोग थे। तो वहां जब उन्होंने कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, अब भी दे रहे हैं बिना किसी फर्क करे। अल्पसंख्यक के काफी बड़ी संख्या में थे वहां पर, मुस्लिम भाई भी बहुत बड़ी संख्या में थे। जब उनको हमने कहा कि मुस्लिम भाइयों, जब तुम्हें मोदी जी ने मकान दिए, 42 लाख मकान प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर यूपी में दिए गए, जिसमें से लगभग 19 लाख मकान मुस्लिम भाइयों को दिए गए। तो अगर वहां किसी ने जुमला चलाया, वीडियो हुआ था, अपने को वोट दो, अपने को, तो हमने कहा जो अपने को कौन होता है? अगर मोदी और योगी आपके अपने नहीं है, जिन्होंने आपके कोरोना काल में आपके साथ खड़े रहे, आज भी साथ खड़े हैं, देश विकास के मार्ग पर साथ खड़े हैं, तो पहले मोदी और योगी को तो अपना स्वीकार करो ना। तो बाकी ये जो राजनीति वाले आए, जात बिरादरियों की राजनीति करते हैं, इनका समय कोई लंबा समय नहीं है। जात बिरादरी की राजनीति से प्रधानमंत्री जी ने देश को निकाल लिया है। तो अगर अपनापन है तो मोदी में है, अपनापन है तो योगी जी में है। देश को सुशासन दिया है, गुड गवर्नेंस दी है। तो उस मोदी के में तो हमें अपनापन दिखाई देता ही है ना, दिखाई देना भी चाहिए। तो राजनीति जो करते हैं वो तो समीकरण साधेंगे ही। ठीक है, चलिए एक और सवाल मेरा ये आपसे कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत तरह के आरोप आप लोगों पर लगाए गए, विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। आपको लग रहा है कि ये मुद्दा है और इससे कुछ नुकसान हो सकता है पार्टी को? ट्रांसपेरेंसी जब करी गई लोगों से, बजाय हमारी पार्टी ने सारे जो ब्लैक मनी था उसको प्लेटफॉर्म पर ले आए। इलेक्टोरल बॉन्ड से किसी ने दिया तो अपने अकाउंट से दिया है ना, तो सबके सामने ट्रांसपेरेंट आ गया। आपने जब चुनाव आयोग ने मांगा और कोर्ट ने जैसा आदेश दिया, आप बता दीजिए कितना है, बता दिया। राहुल गांधी बजाय इसके कि लोग बोरों में भर के रखते थे, दीमक लग जाती थी उसमें, उनको तकलीफ होती थी। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उनको तकलीफ हुई थी। अब क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिन लोगों ने चंदा दिया उन लोगों के पीछे अगर कोई जांच एजेंसियां लगी हुई थी, वो भी आपने हटा ली। मतलब ये आरोप विपक्ष आप पर लगा रहा है। देखिए, ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। हमारी जितनी एजेंसियां हैं उनको जितना फ्री हैंड हमारी सरकार में मिला है, उतना पहले उनको फ्री हैंड करके काम करने दीजिए। डरता कौन है? चोरी तो डरेगा ना। मेरी ईडी करे, मेरी सीबीआई मेरी जांच करे ना, मेरे प्रधानमंत्री की जांच करे ना, मेरे मुख्यमंत्री की जांच करे ना। जब कुछ है ही नहीं तो अभी तो सरकार आपकी है। नहीं, सरकार के एजेंसियों के माध्यम, मैं कहता हूं आप विपक्ष के हैं, चलिए सरकार कुछ नहीं कर रही, ईडी सीबीआई कुछ नहीं कर रही, तो आप ले आइए। उस जांच का कोई चीज आपके पास होगी तो आप रख दीजिए। आज मीडिया समाज के सामने है, सोशल मीडिया है, कोर्ट्स हैं, तो विपक्ष के पास अगर कोई मुद्दा है तो रखे। किसने रोका? आज केजरीवाल जी नहीं बच पाए ना, बड़ी बड़े बयान देते थे कि नेता और अधिकारी जेल में नहीं जा सकते। आज जो बयान उन्हीं पर पड़ गया ना, तो उन्हें तकलीफ हो रही है। और एक खुद नहीं पड़े, उनके साथ साथ 4-4 मंत्री, 5-5 मंत्री उनके चले गए।
केजरीवाल जी जेल में गए, उनके मंत्री जेल में गए, तो वो अब पूरी कोशिश इस बात को इस तरह से भुनाने की कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने उन्हें जानबूझकर जेल भेजा ताकि फायदा आपको मिले। देखिए, ऐसा हो तो नहीं जाएगा। ये डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में कोई किसी को जेल नहीं भेज सकता अगर आप गलती पर नहीं है तो। हाँ, उस वक्त वो अपने गलती करने वालों को प्रोटेक्शन देते थे, हम किसी को भी प्रोटेक्शन देते। कोई लाइए तो ना बीजेपी के किसी नेता, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ लाइए तो कुछ। 12 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स में जब मैं मिनिस्ट्री में था, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, मैंने साइन किए थे 12 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स, जिन पर कांग्रेस की मिनिस्टर जयंती टैक्स लिया करती थी 1 से 2%। उस 12 लाख का 1% 2% बनता है 12,000 करोड़ या 24,000 करोड़। अच्छा, चलिए इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। एक और सवाल मेरा ये कि फर्स्ट फेज का चुनाव संपन्न हुआ लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा आपको, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज अगर कम होता है तो उस बार नतीजे बड़े डिफरेंट आते हैं। आपको इसके पीछे की वजह क्या लगती है? ट्रेंड क्या था? हम भी चिंतित हैं, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। उसका कारण था फसल बिल्कुल पीक पे कट रही है। इस वक्त फसल कटाई का समय है और फसल जो है बिल्कुल यहाँ पर मतलब खेतों में पड़ी है। अब किसान को ये कहना तुम यहाँ से फसल निकाल के छोड़ दो, यहाँ पर आ जाओ, उन्हें दिक्कत होती है। चलिए, आपके बहुत सारे समर्थक बाहर इंतजार भी कर रहे हैं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। एक आखिरी सवाल कि ये बताइए कि आपका नंबर क्या है इस बार? 400 पार, आपने तो प्लस की बात कही, आपके हिसाब से कितना नंबर इस बार आ रहा है? देखिए, मुझे तो लग रहा है 400 से भी आगे क्रॉस करेंगे। कोई एक नंबर जो आपका भी तो अपना आकलन होगा। मेरा ख्याल से इसको वर्डों में गिनती में गिनना, क्योंकि मैंने कोई सर्वे नहीं कराया है, लेकिन जो माहौल मैं देख रहा हूँ त्रिपुरा से लेके मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान से लेके, मैं सब जगह के चुनाव प्रचारों में मेरी ड्यूटी लगी थी और मैं वो महीना 2-2 महीने 3-3 महीने लगाकर आया हूँ। तो वहाँ का जो खुद अपना उत्तर प्रदेश, इनसे देखकर जो मुझे लग रहा है, जो उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटें, मोदी जी के प्रति इतना बड़ा सम्मान। कोई एक सीट अगर आपको लग रही हो पूरे उत्तर प्रदेश में जो आपके लिए चुनौती हो, कोई एक सीट? देखिए, मुझे तो अब आप देख रहे हैं जो लोग जो हैं हमारे पार्टी के जो दोनों नेता हैं, एक तो लड़ ही नहीं रहे चुनाव, मायावती जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं और अखिलेश भैया जो चुनाव लड़ रहे हैं वो क्या लड़ रहे हैं, उनका परिवार लड़ रहा है। आज पूरा प्रदेश की वजह से जो चुनाव लड़ने की जो स्थिति बन रही है, हम परिवार की राजनीति से तो दूर नहीं कह रहे। देश इस बात को समझ रहा है कि परिवारवाद की राजनीति देश को कहीं लंबी समय तक आगे नहीं मार्गदर्शन कर सकती। चलिए, बातें बहुत सारी थी लेकिन आपका भी वक्त मैंने बहुत ले लिया है और इंतजार भी आपका हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे बीच आए और हमारे दर्शकों के सामने अपनी बातें रखी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर महेश शर्मा को आप सुन रहे थे महाभारत एक्सप्रेस में। फिर आपको किसी और नेता से मिलवाएंगे और सुनवाएंगे कि इन चुनावों को लेकर उनका क्या कहना है। फिलहाल इजाजत दीजिए।